बाबा आज बहुत असाइनमेंट मिला था यार। आज सुबह से मैं काम ही कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, असाइनमेंट कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। थक सा गया हूँ बाबा बहुत। पहले तुम ड्यूड थोड़ा नाश्ता कर लो, शाम हो गई है। ओके बाबा। लेकिन पता है तुमने इतना काम तो किया, लेकिन तुमने फिजिक्स में कोई वर्क नहीं किया है ड्यूड। क्या बाबा कुछ भी? सुबह से इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये वर्क नहीं है मेरा। नहीं ड्यूड, फिजिक्स में इसे वर्क नहीं बोलेंगे। फिजिक्स में क्या होता है वर्क? चलो समझते हैं इसे। तुम फोर्स बढ़ चुके हो ड्यूड, और तुमने डिस्प्लेसमेंट भी समझ रखा है। तो फिजिक्स में हम वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं ड्यूड, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझे? डेफिनेशन तो जानती हो ना बाबा, कमजोर हूँ, थोड़ा बताओ अच्छे से। देखो डूड, पहले तो हम फॉर्मूला सिंपल तरीके से देख लेते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा F इंटू एस, क्योंकि एस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जनरली। तो ऐसा यूनिट बताओ पहले क्या होगी। ऐसा यूनिट, ओके। तो फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट से इंटू हो रहा है, तो न्यूटन मीटर। वेरी गुड ड्यूड। तो ड्यूड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क आई थी न्यूटन मीटर, और इसी को हम जूल भी बोलते हैं ड्यूड। तो ज्यादातर हम इसको जूल से ही यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ओके, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है? यस ड्यूड, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है बाबा? लेकिन देखो, 1 जूल ऑफ वर्क हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अगर 1 मीटर डिस्प्लेस करता है उसी डायरेक्शन में, तो वो 1 जूल ऑफ वर्क कहलाएगा। समझे ड्यूड? ओके, लेकिन अपन इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना बाबा, 2 न्यूटन ऑफ फोर्स इंटू हाफ मीटर, तो वो भी तो 1 जूल हो जाएगा। वेरी गुड डूड, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं 1 जूल को कहने के, लेकिन इंसान तो थोड़े आलसी होते ही हैं। तो हमने 1 कर दिया और कह दिया 1 जूल मतलब 1 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा भी सही है ना बाबा जो मैं बोला हूँ। अगर 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट में, अगर वो हाफ मीटर ट्रेवल करे तो फिर भी 1 जूल का वर्क हुआ है। हाँ ड्यूड, तुम 5 न्यूटन लगा लो और 0.2 मीटर डिस्प्लेस करवा लो, फिर भी हम कह सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क ही हुआ है। अच्छे तरीके से सोच रहे हो अब तुम ड्यूड, ऐसे दिमाग को ओपन रखो। अब इसको फील से समझते हैं ड्यूड। जब भी हम एक वेल से पानी निकालते हैं ना, तो हम एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। तुमने फील किया होगा ड्यूड। हाँ। और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता है। हाँ, क्योंकि बाल्टी ऊपर आ रही है। यस ड्यूड, इसका मतलब हम वर्क कर रहे हैं। फिजिक्स में इसे हम वर्क बोलेंगे ड्यूड। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स दोनों का होना जरूरी है। यस ड्यूड। अब ये एग्जांपल देखो, ये जो ट्रॉली पुश कर रहा है तो ये फोर्स लगा रहा है इस ट्रॉली पर, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है ट्रॉली की। समझे? ओके, तो देख सकते हो तुम, ट्रॉली पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क हुआ है ड्यूड। समझ गया बाबा। ड्यूड तुम ओके ओके तो कर रहे हो, ये बताओ बॉल पर वर्क हो रहा है कि नहीं इस केस में? ओके, तो उसने फोर्स लगाया ना बाबा बॉल पे। Yes. तो वो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बॉल का, तो वर्क कर रहा है। यस ड्यूड। तो तुम देख सकते हो यहाँ से उसने फोर्स लगाना शुरू किया और यहाँ तक उसने वर्क किया है ड्यूड। अब लेकिन हाथ से जैसी बॉल रिलीज हो गई, अब बताओ मुझे, वर्क डन इक्वल टू तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हाँ। तो अब फोर्स क्या होगी? ओके, तो अभी भी तो बॉल डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स तो लगा ही रहा था, तो अभी भी वर्क डन हो रहा है उस नहीं केस में। ड्यूड, जब हाथ से बॉल उसने छोड़ दिया तब तो अब 0 फोर्स लगा रहा है ना वो। अरे हाँ हाँ, सॉरी। अच्छा, जब तक फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और तब तक वो डिस्प्लेस कर रहा है, तभी वर्क डन बोलेंगे। ये ड्यूड, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ है ड्यूड। समझे? ओके, तो वर्क डन हम एक फोर्स के कारण बोलते, जैसे कि हाथ बॉल पर एक फोर्स लगा रही थी। तो वर्क डन जब भी तुम कैलकुलेट करोगे ना, ये ध्यान रखना किस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करो, क्योंकि अलग अलग फोर्स का अलग अलग वर्क डन होता है। ओके बाबा। अब चलो तुम मुझे बताओ, यहाँ पर कोई वर्क डन हुआ है? यहाँ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया, नहीं हो रहा है वर्क डन। अरे ड्यूड, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे थे क्या? पढ़ा तो था बाबा। तो कितनी फोर्स लग रही थी इस बॉल पे? अरे हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ तो। हाँ। उसके वेट की वजह से। सॉरी बाबा। अच्छा, mg होगा ना? लगेगा। हाँ, mg नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है बाबा। यस ड्यूड, तुम देख सकते हो ड्यूड, फोर्स भी लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है ड्यूड, तो वर्क डन हो रहा है। ओके, अच्छा बाबा, वर्क तो समझ गया मैं, लेकिन लास्ट लाइन में लिखा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका क्या मतलब है? चलो समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। तुमने इस केस में क्या देखा ड्यूड? फोर्स ऊपर की तरफ थी और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ है। समझ रहे हो? अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। यस ड्यूड। इस केस में देखो, फोर्स
राइट की तरफ थी और डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ, तो हमने कहा वर्क हुआ है, समझे? ओके। यहाँ भी देख सकते हो ड्यूड, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ही डायरेक्शन है। और यहाँ बताओ ड्यूड, यहाँ भी एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये हुआ कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए वर्क डन के लिए। नहीं ड्यूड, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। उस सिचुएशन में भी हम कहते हैं वर्क डन हो रहा है, लेकिन उसको हम नेगेटिव वर्क डन कहते हैं ड्यूड। अरे यार, फिर से ये नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है? चलो अब इसे हम आराम से समझते हैं। तो ड्यूड, वर्क कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। स्टार्टिंग में हमने देखा था ट्रॉली पर राइट की डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में हो रहा था, तो दोनों डायरेक्शन सेम थे, तो ऐसे वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं ड्यूड। ओके बाबा। और इस एग्जांपल में तुम देख सकते हो, ये जो लड़की है वो बॉल को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, लेकिन बॉल तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये एंगल 180 डिग्री कहते हैं इसको, या फिर ऐसा समझ लो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सिंपली यही समझ लूं ना बाबा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो नेगेटिव वर्क होगा। यस ड्यूड। ओके बाबा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो नेगेटिव पॉजिटिव आप डायरेक्शन बताओ, इसका मतलब वर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं ड्यूड, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, इसको अच्छे से समझते। देखो, अगर मान के चलो फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, अभी भी वर्क डन को हम पॉजिटिव बोलेंगे ड्यूड। और अगर फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, ऐसे केस में नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग डायरेक्शन से नहीं है ड्यूड, यहाँ पर पॉजिटिव का मीनिंग ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन है, और नेगेटिव मीनिंग ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, समझे? ओके, मतलब इसका मतलब वर्क को हम डायरेक्शन नहीं बता सकते हो, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। यस ड्यूड, वो बस डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के आपस का डायरेक्शन क्या है। ठीक है बाबा, समझ गया। तो ड्यूड, तुमको एक नेगेटिव वर्क डन का रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। रियल लाइफ एग्जांपल मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए ना? Yes. हाँ, सिंपल। जब हम कार चलाते हैं और ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक क्या करता है? फोर्स पीछे की तरफ लगाता है, लेकिन गाड़ी तो धीरे धीरे रुकती ही जाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही हो रहा है ना बाबा? यस ड्यूड, वेरी गुड। और तुम देख सकते हो कि जब नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो कार की स्पीड रिड्यूस हो रही है। ओके, इसको हम आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूड, तुम तो लास्ट मंथ उत्तराखंड गए थे घूमने के लिए, तो पत्थर तो देखा ही होगा वहाँ पर। हाँ बाबा। तो जब तुम फोर्स लगा रहे थे इस पत्थर को धकेलने के लिए, कितना वर्क कर रहे थे तुम? वर्क फोर्स तो मैं खूब लगा रहा था बाबा, लेकिन वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा था ना, तो वर्क डन 0 होगा। यस ड्यूड, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो काफी लगा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन 0। तो तुमने क्या देखा ड्यूड कि फिजिक्स में खाली फोर्स लगा देना सफिशिएंट नहीं होता, जब तक वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा तुम्हारा फोर्स, तब तक वर्क डन 0 है। समझ गया बाबा। अच्छा बाबा, नेगेटिव पॉजिटिव तो समझ आ गया कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है एक डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन जब मैं कार को ढकेलता हूँ ऐसे एंगल में और लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस एंगल में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो इस केस में बताओ वर्क डन हो रहा है कि नहीं? अच्छा ड्यूड, पहले तो मुझे ये बताओ, जब भी तुम एक कार्ड को कुछ ऐसे फोर्स लगाते हो और वो आगे की तरफ जाती है, तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग कि कोई फोर्स उस पर आगे की तरफ तो लगा होगा, तभी तो वो डिस्प्लेस हुआ है। हाँ बाबा। एक्चुअल में ड्यूड, ये जो फोर्स तुमने F लगाया ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो FH यानी F हॉरिजॉन्टल और एक F वर्टिकल। मतलब आप कहना चाह रहे हो जब मैं किसी एंगल में लगाता हूँ मेरा थोड़ा सा फोर्स आगे भी लगता है, थोड़ा सा फोर्स नीचे भी लगता है? आगे लग रहा है तभी तो वो काट आगे जा पाया। अच्छा, अगर ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट S हुआ है और हमने देखा कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है वो FH है, तो अब बताओ इस केस में वर्क डन कितना किया है तुम्हारे फोर्स ने? ओके, तो वर्क डन के लिए सिर्फ FH लेंगे ना बाबा, कि वो जो पूरा F लेंगे? सिर्फ FH लोगे। ओके, तो FH into S हो जाएगा। यस ड्यूड, क्योंकि आगे तुम हम देखेंगे कि जो F वर्टिकल होता है ना, उसके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो 0 होता है ड्यूड। ओके ओके बाबा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा यार ये तो ठीक है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है एंगल का क्या लफड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे निकालेंगे इसको? देखो डूड, अभी तुम्हें इतने डिटेल में नहीं समझना है इसे, बस ये जान लो एंगल के कारण फोर्स का अलग अलग इफेक्ट होता है। इसको ज्यादा डिटेल में तुम 11th क्लास में पढ़ोगे डूड। अच्छा, फील तो दिला दो कुछ। चलो ठीक है, दिलाता हूँ। तुम्हारी मम्मी तुमसे झाड़ू तो लगवाती है डूड,
हाँ, दिवाली में कभी कभार। हाँ ड्यूड, तो जब तुम इस फोर्स को एक ऐसे एंगल पे लगाते हो और जब सेम फोर्स को कुछ ऐसे एंगल पे लगाते हो तो तुम्हें कब झाड़ू लगाना आसान पड़ता है? हाँ बाबा, जो सेकंड वाला केस है ना, इसमें आसानी से मूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो आसानी से फोर्स ऐसा मूव करता हो जाता है, और उस केस में एकदम धीरे धीरे मूव होता है। लेकिन पता नहीं हो क्यों रहा है ऐसा, समझ नहीं आ रहा एंगल चेंज करने से। ठीक है चलो ड्यूड, समझते हैं इसे। पहले ये बताओ ड्यूड, जब झाड़ू ऐसे लगाते हो पूरा 90 डिग्री पे तो क्या होता है, ये आगे मूव करता है? नहीं करेगा बाबा, वो तो जमीन में गड़ जाएगा, लेकिन आगे मूव नहीं करेगा। तुम यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, जो फोर्स का अफेक्ट होता है ना, जो हम वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो फोर्स का अफेक्ट है वो फोर्स के एंगल पे डिपेंड कर रहा है ड्यूड। अच्छा बाबा, तो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो वो फोर्स मतलब आगे की डायरेक्शन में मूव करना मुश्किल होते जा रहा है, और पूरा जब 90 डिग्री हो गया मूव ही नहीं करेगा। यस ड्यूड, देख सकते हो ड्यूड, जो अगर हम पूरा का पूरा झाड़ू हॉरिजॉन्टली अगर लगाएं तो देखो यहाँ पर फोर्स हॉरिजॉन्टल पूरी की पूरी फोर्स की इक्वल, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। हाँ बाबा, और जैसे थोड़ा सा एंगल मैंने किया तो अब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल में भी एक आ गया है एक पार्ट। ओके, अच्छा ऐसा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, देखो हॉरिजॉन्टल वाला कम होते जा रहा है फोर्स, वर्टिकल वाला बढ़ते जा रहा है। यस, और जब पूरा 90 डिग्री हो गया, पूरा हॉरिजॉन्टल 0 हो गया, तभी तो आगे नहीं खसक रहा था बाबा। यस, तभी तो वो फोर्स कोई अफेक्ट नहीं ला पा रहा था। अब फील आ गया बाबा अच्छे से। ठीक है ड्यूड, देख सकते हो ड्यूड, जब हम हॉरिजॉन्टली लगा रहे थे तो पूरा का पूरा कंपोनेंट आ रहा हॉरिजॉन्टल में, इसलिए ये आगे की तरफ आराम से जा रहा था। हाँ बाबा, और जब 90 डिग्री कर दिया, यानी कि फोर्स तुमने पूरा का पूरा ग्राउंड के 90 डिग्री पे कर दिया, तब तो हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई कंपोनेंट ही नहीं बचा था, इसलिए आगे खसक ही नहीं रहा था वो। यस ड्यूड। बाबा यार, आप तो बोल रहे हो आगे डिटेल में पढ़ोगे, थोड़ा तो बता दो क्या ऐसा है आगे 11th में, मुझे क्यूरियोसिटी हो रहा है जानने का। ठीक है ड्यूड, तो अब तुम्हें थोड़ा बोनस कंटेंट दे देता हूँ। देखो, वर्क डन इक्वल्स टू जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, वो एक्चुअल में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बाबा? वो तुम आगे पढ़ोगे ड्यूड, अभी के लिए बस ये समझ लो, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि फोर्स को मैग्नीट्यूड लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिख लिया, इनटू कॉस थीटा। अब तुम बोलोगे ये कॉस क्या है, थीटा क्या है, ये तुम आगे पढ़ोगे, बस थीटा के बारे में बता देता हूँ। जैसे एक फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना, वही हमारा थीटा होता है। ओके, थोड़ा और बोनस बताता हूँ, जो कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है ना, वो 1 होता है, और कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। तो ड्यूड, अब हम झूले के हेल्प से समझते हैं कि फोर्स का इफेक्ट एंगल के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और सबसे तेज किस केस में तुम नीचे आओगे? सबसे तेज तो इसमें आऊंगा ना बाबा, जो गिर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि एंगल 0 है। हाँ, तो हमने क्या देखा, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ, cos 0 तो आपने बता रखा है 1। और सबसे ज्यादा होता है cos 0 डिग्री के वैल्यू, समझे? ओके, अब नेक्स्ट केस में बताओ डूड, यहाँ पर थोड़ा एंगल बढ़ा दिया हमने, 0 डिग्री से 45 डिग्री कर दिया, तब तुम कैसे कैसे नीचे आओगे? इसमें थोड़ा मतलब पहले वाले केस से कम स्पीड में नीचे आऊंगा बाबा। यस ड्यूड, और उसके बाद जब हमने एंगल और भी ज्यादा बढ़ा दिया 60 डिग्री तो और स्लो आऊंगा। अच्छा, इस केस में आगे जा पाओगे क्या ड्यूड? इस केस में नहीं जा पाऊंगा बाबा, ये तो पूरा फ्लैट है ना, 90 डिग्री है ना ड्यूड। हाँ। तो वर्क डन हमने क्या देखा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, हाँ बाबा, और cos 90 होता है 0, ओके, वर्क डन 0 है, यानी कि फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट पे, समझे? हाँ, आगे तो मूव नहीं करूंगा। अच्छा, इसमें सबसे जल्दी आ गया, इसमें देखो, और इसमें सबसे लास्ट में आ रहा हूँ, और इसमें तुम आगे ही नहीं बढ़ पाओगे ड्यूड। अच्छा, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है वैसा वैसा इफेक्ट कम होते जा रहा है फोर्स का। उसमें तो देखी थी ना बाबा, जो स्वीपर वाला में एग्जांपल, जैसे 90 डिग्री हो गया था, मैं आगे खिसका ही नहीं पा रहा था। यस ड्यूड, अब तुम काफी समझ चुके हो, लेकिन एक बोनस कंटेंट था, तुम इसे आगे 11th क्लास में पढ़ोगे। एंगल से तो समझ में आ गया बाबा। बाबा, कंटेंट ओवरलोड हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ पढ़ लिया, अब समझ नहीं आ रहा है याद क्या क्या रखूं मैं। चलो ठीक है, तुम्हारी लाइफ को सिंपल कर देता हूँ। एक तो तुम ये ध्यान रखना कि वर्क डन 0 कब कब हो सकता है। देखो ड्यूड, वर्क डन हो गया हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स पहले केस में देखो फोर्स है ना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 है, हाँ, तो वर्क डन 0 हो गया। हाँ बाबा, यानी कि फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो भी हमारा वर्क डन 0 होगा। ओके ओके, अब सेकंड केस में देखते हैं। गांव में एक लेडी मटके को सर पे लेकर आगे की तरफ जा रही है, तो उसपे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है?
अच्छा, जो मटका में फोर्स लगा रही है वो सर से ऊपर की तरफ लगा रही है, लेकिन मटका का डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है, मतलब इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब वर्क डन 0। यस ड्यूड, और यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर उस प्लेयर ने हाथ से बॉल छोड़ दिया है उसके बाद वर्क डन भी 0 होगा ना ड्यूड। हाँ, क्योंकि अब बॉल में कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है हैंड तो। यस ड्यूड, तो तुमने वर्क डन 0 के केसेस देख लिए। तुम्हें याद ये रखना है कि जब फोर्स हो, लेकिन मैं बताता हूँ बाबा, मैं बताता ओके। हूँ। पहला, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन 0 हो जाएगा। दूसरा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री हो फिर भी वर्क डन 0 हो जाएगा। तीसरा, भले डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो लेकिन उसमें कोई फोर्स ही लगाने वाला नहीं है तो फिर भी वर्क डन 0। ओके ड्यूड, और अगर फोर्स भी 0 डिस्प्लेसमेंट भी 0 तब तो वर्क डन 0 होगा ही। ठीक है बाबा। बाबा, आपने पिछला बोनस कंटेंट में कॉस वॉस बता के थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अब बताओ मुझे क्या याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके ड्यूड, देखो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंगल भूल जाओ अभी, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0 डिग्री होगा यानी कि सेम डायरेक्शन में होंगे, और तुम्हें मान के चलो फोर्स दे रखा है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, तो आंख बंद करके तुम्हें अप्लाई कर देना है, बस समझे। ठीक है बाबा। और दूसरा केस ये, जब तुम्हें लगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है 180 डिग्री यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो नेगेटिव वर्क डन। हाँ, तब तुम जैसे फोर्स दे रखा है 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5 मीटर, तब तुमको 2 गुना 5 तो करना ही है, बस आगे एक माइनस साइन लगा देना, समझे। ओके तो हो गया बाबा। -10 न्यूटन मीटर, समझे। हाँ, चलो ये दोनों ध्यान रख लो बस तुम। और जब भी तुमको लगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री है तब तुम वर्क डन इक्वल टू 0 कर देना, समझे। ठीक है बाबा, समझ गया। अब बताओ तुम, यहाँ पर मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था वर्क डन हम एक फोर्स का कैलकुलेट करते हैं, तो पहले ये बताओ यहाँ पर ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है इस बॉल पे। ओके, बॉल तो डिस्प्लेस हो रहा है ना बाबा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, वर्क डन 0 होगा ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ऐसा जरूर बोला करो, वर्क डन ग्रेविटी के कारण 0 है, वेरी गुड। अब बताओ, ये जो 5 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है जिसके कारण ये बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, उसने कितना वर्क किया इस बॉल पे। तो फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 1, तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 न्यूटन मीटर। ये भी बताया करो ड्यूड की एंगल 0 था इसीलिए तुमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना बाबा, इसलिए प्लस आएगा। ओके हाँ ठीक है, चलो अब ये बताओ, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल जा रही थी, तो इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था ना। हाँ। तो अब बताओ ड्यूड, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया इस बॉल पे। फ्रिक्शन, ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ बाबा। देखो ड्यूड, बॉल राइट की तरफ आगे गई यानी कि डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ था, ओके। हाँ। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो अपोजिट टू मोशन होता है ना। नेगेटिव वर्क डन होगा। यस ड्यूड, और कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल जा रही हो तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का हो। हाँ। तो ये हो गया माइनस आगे लगा दो साइन इंटू 1 मीटर, तो ये हो गया -5 न्यूटन मीटर, समझे। ओके, समझ गया बाबा। बाबा आप समझ गया, मैं इतना मेहनत कर रहा था सुबह से, लेकिन आप क्यों बोल रहे थे फिजिक्स में मेरा वर्क डन 0 है। इसका मतलब अब तो मैं वर्क करूंगा ही नहीं, पढ़ना लिखना छोड़ दूं, क्योंकि वर्क तो होगा ही नहीं मेरा। नहीं ड्यूड, ये तो तुम्हें जरूरत है करना। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पढ़ाई करोगे, तभी तो लाइफ में, रियल लाइफ में कुछ वर्क करने लायक काबिल बन पाओगे। ओके बाबा।